तो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि एक आप देखिए न्यूजीलैंड ने भी भेजे थे ना अपने नए प्लेयर्स यहाँ पर, उन्होंने भी सीरीज से बराबर कर ली थी, ठीक है, और उन्होंने बराबर भी कर ली थी। आप मौका दें तो सही, हर जगह जरूरी है कि आपने अपने टॉप खिलाड़ियों को लेकर ही जाना है, आपने हर जगह उन्हें शामिल करना है। उन्होंने टेस्ट टीम, वो ए टीम में मौका नहीं दिया, उन्होंने ए टीम में मौका नहीं दिया, वो पाकिस्तान की टीम में कैसे मौका दे देंगे? वो तो ए टीम में शामिल करने, उनमें तो ये जो एक सिलेक्शन हुई है ना, ये जो चंद दिन पहले कहा गया था कि हम जो है, बल्कि हर दूसरे दिन कहा जाता है हम मेरिट इंश्योर करेंगे, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई आपकी सोच, हिकमत अमली, कोई फिक्र, कोई लॉजिक नज़र नहीं आती कि आप जो आपने क्यों सरफराज अहमद को, वो पाकिस्तान की टीम में है, वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा है, मोहम्मद अली स्क्वाड का हिस्सा है, हुरारा स्क्वाड का हिस्सा है, नसीम शाह स्क्वाड का हिस्सा है, आप शाहीन्स में तो कम से कम और लोगों को डालें। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में कहाँ पे ऐसा होता है? अच्छा, मेरिट की अगर बात है तो साइम अयूब का किस मेरिट पर वहाँ पर है? यही वो सवाल है जो लोगों के सामने जवाब दे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के 23 टी, और जिस फॉर्मेट में आपने उनको 1 साल क्रिकेट खिलाई है, 1 साल या उससे ज़्यादा, उनकी शोहरत वो वाला फॉर्मेट है, वो तो उसमें भी नाकाम रहे हैं। और खान साहब ने अभी उनकी टेक्निक के ऊपर भी बात की है कि टेक्निकली भी उनको कहीं ना कहीं मसाइल हैं। तो आप अगर उनको 23 मैच नाकाम होने के बाद, ये बिल्कुल वही है कि जैसे उस्मान खान वर्ल्ड कप से नाकाम होकर आए और इनको इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, डार्विन जो मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर खेलने के लिए। तो आप तो फेलियर जो हैं उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो फेलियर हैं आप उनको इन्फोर्स कर रहे हैं, जो नाकाम हैं आप उनको उनकी नाकामी का वो दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं कि नाकाम रहो, इनाम पाओ, टीम में आ जाओ। प्रोसेस को हमारी कोई भी किसी भी किस्म के किसी खिलाड़ी से कोई जाती या किसी किस्म की कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं है कि हम कहें कि इसको नहीं तो इसको। ये आपके सामने एक पूरा सिलसिला है, आपके सामने पूरा एक तरीकाकार है, क्या उस तरीकाकार पर अमल होते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना। जो वर्ल्ड कप में नाकाम है उसको फौरी तौर पर, आपने खुद कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बगैर आप नहीं खिलाएंगे, आपने उनको बगैर कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाए वहां पर भेज दिया। आपने साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंसेस को नज़रअंदाज किया और एक और खिलाड़ी को उसकी जगह पर, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में नाकाम दर नाकाम है, आपने उसको आपकी यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में भी आपने स्क्वाड का हिस्सा बना लिया। तो ये सवाल कौन इसके अच्छा, और कोई प्रोसेस भी नहीं, कुछ भी नहीं? या तो होता ना कि ठीक है आप फैसला लेते, आपने शामिल किया, परफॉर्मेंस नहीं दी, आप उनको कहते भाई आप डोमेस्टिक में जाके खेलें, उसके बाद जब आगे हमें समझ आएगी तो हम आपको ऐड करेंगे। अब ये भी बड़ी दिलचस्प चीज़ होगी ना शाहीन, देखिए सब चीज़ें छुप जाती हैं। शाहीन आफरीदी के ऊपर वर्कलोड है, बाबर आजम के ऊपर कोई वर्कलोड नहीं है। शाहीन आफरीदी के ऊपर वर्कलोड है, मोहम्मद रिजवान का कोई वर्कलोड नहीं है। शाहीन आफरीदी का वर्कलोड है, नसीम शाह का कोई वर्कलोड नहीं, जिनको 100 लीग का भी एनओसी नहीं दिया। इन 4 खिलाड़ियों को आपने लीग से रोक दिया तो वर्कलोड तो मैनेज हो गया। आप साफ बताएं कि जनाब हम इनको नायब कप्तानी से हटा रहे हैं, जैसे हमने इनको T20 की नायब कप्तानी से हटाया था। तो ये तो कोई दलील ही नहीं है। फिर शान मसूद उसी टूर के ऊपर पाकिस्तान के कैप्टन थे जिस टूर के ऊपर शाहीन आफरीदी वाइस कैप्टन थे। तो अगर कप्तानी अगर आपको पसंद नहीं है तो फिर आपको नायब कप्तानी अगर पसंद नहीं है तो कप्तानी कैसे पसंद है? वो भी तो अपनी जगह पर मौजूद है। सो ये जितना कहा जाता है ना मेरिट का, या जो ये कहा जाता है हम पसंद नापसंद पर या ज़ातियात के ऊपर या इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हम फैसले नहीं करते, ये इनके फैसले खुद बताते हैं, चीख कर बता रहे हैं कि हमें बताएं, हमें ठीक करें। हाँ, हमें ठीक करें, मतलब हमने ये फैसले किए हैं, हमारे ऊपर आप बातचीत करें, हमें खुलकर जो है ना, वो लोग एंटरटेन होते हैं, लोग कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसे फैसले करता है। अगर मोहम्मद अमीन, उमर अमीन आ सकते हैं पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में, तो हसीबुल्लाह फिर क्यों नहीं आ सकते थे? बिल्कुल सही बात, क्यों नहीं आ सकते थे ना? मैनेज करना हर तरीके से खिलाड़ी को, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों का काम है जो सुबह दोपहर शाम उठते हैं और लोगों को मतलब है कि बौला जट की तरह नारे लगाते होंगे कि देखिए बहुत सारी ऑप्शंस है हाफिज साहब। मुझे पर्सनली शाहनवाज दहानी का बड़ा ब्राइट फ्यूचर, वो तो अनफिट हो गया था ना वहाँ पे, वो उधर गए हैं क्या? अब ये भी एक सवाल है कि टूर से पहले आपने कैंप किया, आपने एक क्या नाम था उसका, कंडीशनिंग कैंप किया वहाँ पर कराची में। तो आपने क्या फिजिकल फिटनेस की है कि खिलाड़ी वहाँ पर पहुँचते अनफिट हो गए? काशिफ भी अनफिट हुए, शाहनवाज धानी भी अनफिट हुए, एक और मेरा ख्याल है इंजरी, हाँ एक आध और भी इंजरी थी। लेकिन ये तो अगर इसका मतलब ये है कि या तो उस कैंप में गैर ज़रूरी तौर पर बोझ डाला गया, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप फिज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए किसी कैंप का इनेकाद करें और जब आप टूर्नामेंट में जाएं
तो आप कोलैप्स कर जाएं। अच्छा, ये इतनी लंबी जो डोमेस्टिक होनी है पूरा साल, दो तीन तीन दिन के गैप से, इसके बाद कैंप की जरूरत तो हमें नहीं होगी, है ना? हाँ, मेरा ख्याल है इसके बाद इन सबको एक कैंप में भेजना पड़ेगा। ये सारे, क्योंकि ये तो क्रिकेट इतनी हो जानी है कि वो वही आपका कैंप है। छुट्टी है ही नहीं, छुट्टी है ही नहीं। हाँ। तो इसमें वर्कलोड नहीं है। अगर शाहीन को वर्कलोड की वजह से सिर्फ वाइस कैप्टन आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है, तो क्या इन खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करने के लिए किसी ने उस ऊपर से आना है? या अली जंजानी साहब से पूछना पड़ेगा कि जंजानी साहब इनके लिए सितारे आ रहे हैं, इनके कौन से सितारे हैं जो इनका वर्कलोड मैनेज करेंगे? ये बिल्कुल, ये जैसे खान साहब ने कहा था ना कि ये बैलेंस टीम नहीं है। हाँ। उन्होंने बहुत मोहतात अंदाज में ये ख्याल किया कि ये टीम ठीक नहीं है, ये अच्छी टीम है लेकिन बैलेंस नहीं है। अच्छी टीम से मुराद, और उनका मतलब यही है कि आपको बैलेंस टीम का जो है वो ऐलान करना होता है। अच्छी टीम और बैलेंस टीम में फ़र्क है। अच्छी टीम से आपके पास 15, 16, 17 नाम है ना, सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। मतलब कोई ये तो नहीं कहेगा कि साइम अयूब अच्छा नहीं है, वो कहेगा यार ये परफॉर्म नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कहेगा यार कामरान गुलाम अच्छा नहीं है, वो कह रहे हैं यार इसको थोड़ा सा अभी चांस और वक्त में थोड़ा 3 महीने के बाद मिलना चाहिए था। आप ये नहीं कोई कहेगा कि अबरार अच्छा नहीं है, यार इसकी जगह पे अगर वो हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था कंडीशंस के एतबार से। लेकिन जब आप इसको बैलेंस करने के ऊपर आएंगे तो फिर आप देखेंगे यार इब्रार भी टीम में नहीं आता, ये भी टीम में नहीं आता, ये भी टीम, फिर आप उनको लाएंगे अंदर जो बैलेंस करते होंगे। हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम को बैलेंस करता है। मिडल में एक बेहतरीन बैट्समैन, एक 4 ओवर्स का बॉलर T20 में, 10 ओवर्स का बॉलर वनडे क्रिकेट में, 5 पे 6 पे बेहतरीन बल्लेबाज, ठीक है। बेन स्टोक्स अपनी टेस्ट टीम को बैलेंस करते हैं। पाकिस्तान में आए, आउट करके टेस्ट सीरीज़ जीती, जहाँ पर रन्स करने की ज़रूरत होती है वहाँ पे रन्स करते हैं, वो बैलेंस करते हैं अपनी टीम को। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी अपनी टीमों को बैलेंस करते हैं। पाकिस्तान में सब जो सब लोग ताल्लुकात को बैलेंस रखा जाता है। हाँ। कि इसकी जगह पे भी ये भी रह जाए, वो भी रह जाए, ये भी रह जाए, को बैलेंस रखा जाता है। हाँ, हिस्ट्री को उन्होंने कहा ना कि हम वो हिस्ट्री बन जाए, तो वो उन्होंने ठीक कहा, हिस्ट्री बन गई। हाँ। अब आगे बढ़ रहे हैं। ना शाहीन का कोई सर पैर नजर आता है, ना पाकिस्तान। 6 फास्ट बॉलर्स, अगर कोई बैठा हो तो बताए 6 फास्ट बॉलर्स आप कैसे मुंतखब कर सकते हैं? एक स्पिनर, सिर्फ एक स्पिनर, इसका मतलब ये कि पिच जो है वो इन्होंने तेज़ पिचेस बनानी है। दूसरा ये है कि अगर आप एक फास्ट बॉलर के साथ, एक स्पिनर के साथ जाते हैं तो सलमान अली आगा को आप एक पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या उसकी स्पिन बॉलिंग से फ़ायदा उनको मौका इस बार भी नहीं दिया जाएगा। इस जगह बनती नहीं है ना, समझ ही नहीं आ रही। सलमान आ जाएंगे, सलमान अली आगा होंगे उसमें, ये प्लेइंग 11 में भी होंगे सलमान, क्योंकि व्हाट अबाउट अबरार? वो भी एक ही अब अगर उसको भी ना डालें तो इसका मतलब ये है कि बॉलिंग सलमान अली आगा से कराएं। और अबरार का वैसे तारीख यही बताती है कि आयरलैंड से इंग्लैंड से अमेरिका मैच कोई नहीं खिलाया, उसने सैर की है सारे ग्राउंड्स की और हर जगह पर टीम के साथ भी डॉलर्स दे रहे थे। अच्छा, अब आपने कहा था कि टीम प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है, चलें आप कोशिश करते हैं प्लेइंग 11 में जोड़ने की। शान मसूद 1, उनके साथ अब्दुल्ला शफीक 2, नंबर 3 पे आ गए बाबर आजम, या मेरा ख्याल है कामरान गुलाम को मिल जाएगी टेस्ट कैप। मेरा ख्याल है कामरान गुलाम हो सकता है खेल जाएं, क्योंकि अगर ये इस फॉर्मेशन के साथ जाते हैं ना जो आप मुख्तलिफ इसके सिनेरियोज़ बनाते हैं, शान मसूद 1, अब्दुल्ला शफीक 2, बाबर आजम 3, कामरान गुलाम 4, ठीक है जी, सऊद शकील 5, सलमान अली आगा 6, विकेट कीपर जो क्या नाम है उनका, वो होंगे, क्या इनका नाम है, रिजवान 7, ठीक है, 3 फास्ट बॉलर और 1 अबरार, टीम बन गई है 11 की। ये प्लेइंग 11 होगी। अच्छा, जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, इमामुल हक, फहीम अशरफ ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, स्पिनर मोहम्मद नवाज, साजिद खान, नुमान अली इंजर्ड। इनमें से कुछ इंजर्ड है, कुछ इंजर्ड है। तो ये प्लेइंग 11 इंजर्ड होने की रीजन क्या है? ये जो आपके बिला वजह के वर्कलोड ये जो आपके बिला वजह के कैंप्स हैं, कहीं ना कहीं ये भी इसी वर्कलोड में आते हैं। ये आप प्लेइंग 11 है। अब ये देखना है कि फास्ट बॉलर्स में से किसको खिलाते हैं। अगर ये वो मुकम्मल फिट हैं तो भी ये उसको एक्स फास्ट बॉलर खिलाएंगे, क्या नाम है उनका, आमिर जमाल को। 2 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट डालेंगे, तीसरा फास्ट बॉलर बॉलिंग ऑलराउंडर जो है आमिर जमाल। मेरा ये ख्याल है कि शाहीन अफरीदी 1। अब ये देखना है वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर उसको मैच खिलाते हैं या नहीं खिलाते, या फिर ये मोहम्मद अली और मीर हमजा की तरफ जाते हैं या खुरम शहजाद की तरफ जाते हैं। इतनी ज़्यादा फास्ट बॉलर नसीम शाह भी तो है ना, नसीम शाह की वापसी हुई है 3-4 महीनों के बाद, तो नसीम शाह भी हैं। 3 फास्ट बॉलर्स, 1 स्पिनर 4 और बाकी बाबर आजम 5, शान 6, अब्दुल्ला 7, कामरान गुलाम 8,
ठीक है जी, उसके साथ रिजवान 9 और क्या नाम है इसका, एक बीच में कितने आ गए, ये 11 यही हैं बहरहाल, चलें 11 बदोबदी 11। हाफिज़ साहब एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था, आप देखें कि जो कोचिंग है इसके अंदर, क्योंकि जेसन गिलेस्पी को शामिल करना इसका मतलब ये है कि हमारे पास शायद कोई बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं है कि हम इंटरनेशनल कोचेस की तरफ जाते हैं, या इसकी बहुत सारी और भी वजूहात हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है, आप उनको लेकर आए और डेफिनेटली कोचिंग का बहुत बड़ा किरदार इसके अंदर भी नजर आता है। कोचिंग किस तरह से देखते हैं ये जो प्लेइंग 11 या जो स्क्वाड अनाउंस अभी जो अनाउंस हुआ है ना, अगर तो जेसन गिलेस्पी की भी इसमें राय शामिल है तो फिर तो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जिस टीम में जेसन गिलेस्पी खेले हैं उस टीम में एक राइट आर्म लेग स्पिनर की जो कामयाबियाँ हैं उनकी, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और ऑस्ट्रेलियन जो हैं वो विकेट टेकिंग माइंडसेट है उनका कि ऑल द टाइम आप अटैक करते हैं। उस अटैक में आप राइट आर्म लेग स्पिनर एक बड़ी विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, आप उसको नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है, चूँकि अब उनकी पहली असाइनमेंट है, वो काम करेंगे प्लेइंग 11 को कैसे मुंतखब करते हैं, पिचेस कैसी तैयार करवाते हैं इन मैचेस के लिए, और उसके बाद फिर आप किस हिकमत अमली के साथ टेस्ट मैच खेलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इमामुल हक को, चूँकि ये भी सुनने में आ रहा है कि इमाम को सिर्फ इसलिए ड्रॉप कर दिया गया कि उसका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, भाईजान आपकी 5 दिन तो टेस्ट मैच पूरा नहीं होता, या तो हो ना आपका टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है और 5-5 दिन आपकी टीम आउट ही नहीं होती और आपको बड़े शॉट्स के लिए या हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलने की ज़रूरत है, तो फिर तो और बात है। तो ये जेसन गिलेस्पी का इम्तहान है इस हवाले से, किस टीम को मुंतखब करते हैं जो 11 खेलेगी, पिचेस की तैयारी में उनकी कितनी राय शामिल होगी और पाकिस्तान उस हवाले से किस तरीके से आगे बढ़ता है। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। पाकिस्तान के पास हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता मुख्तलिफ़ हवालों से और ना उनको इतना इख्तियार दिया जाता है, लेकिन आप बाहर से किसी को लेकर आते हैं तो आप उनको इख्तियार भी देते हैं, आप उनकी बात भी सुनते हैं। तो फिर फ़र्क भी तो नज़र आना चाहिए ना। हाँ, फ़र्क नज़र आना चाहिए। जब आप किसी को इख्तियार देते हैं तो फिर फ़र्क नज़र आना चाहिए। अगर आप उनको इतना इख्तियार दे दें और फिर वो आपकी क्रिकेट वैसे ही हो जैसे कोई बगैर किसी कोच की चल रही है, तो फिर तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। शान के लिए भी एक चैलेंज ज़रूर होगा, क्योंकि जब वो ऑस्ट्रेलिया गए थे उस वक्त टीम के हालात और थे। अब टीम उसके बाद से न्यूजीलैंड में हारी है, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में हारी, फिर पाकिस्तान आए, न्यूजीलैंड ने सीरीज़ बराबर की, आयरलैंड के ख़िलाफ़ एक मैच हारे, फिर हम इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैचेस हारे, फिर हम वहाँ से इंग्लैंड खेलने के लिए गए और यूएसए खेलने के लिए वर्ल्ड कप के मैच, वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले से पहले हम बाहर हुए। उसके बाद जो हालात वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान की टीम के, ये वो टीम नहीं है जिसको लीड किया था शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया में। ये उससे बिल्कुल रवैयों के एतबार से बदली हुई टीम है, इसलिए ये उनके लिए एक चैलेंज होगा। वो पहली मरतबा पाकिस्तान में अपनी टीम की क़यादत कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक उनके लिए भी। और चूँकि वो भी एक काउंटी सीज़न खेलते हुए आ रहे हैं, काफ़ी उनके शॉर्ट शॉट्स लोग वहाँ पर देखते रहे हैं, उनकी बारियाँ अच्छी भी रही हैं वहाँ पर। अब देखना यह है कि वो अपनी फॉर्म को अगर बेहतर तरीके से यहाँ पर आगे कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी फॉर्म को, रन्स करते हैं। इनफरादी तौर पर अगर वो रन्स नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा कि वो एज़ लीडर फ्रंट से लीड कर पाएँ। तो सबसे पहले तो उनको अपने रन्स करना ज़रूरी होंगे। ये 20-25 रन अगर करके वो खुद आउट होते रहे तो वो कोई ड्रेसिंग रूम में आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ड्रेसिंग रूम में बात सुनाने के लिए आपको सबसे पहले को कम अज़ कम पहली बारी में तो 100 करने पड़ेंगे। तो उसके अलावा मुश्किल होगा। बांग्लादेश वैसे जैसे कह रहे ना पाकिस्तान आ रहा है, बांग्लादेश के हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ पर। वो कुछ उनके हालात पॉलिटिकली अच्छे नहीं हैं, हमारे भी यहाँ पर हालात अच्छे कोई हैं नहीं वैसे आपस की। हाँ, क्रिकेट के हालात तो बहुत अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है। जो था उनके, जैसे आपने कल भी जिक्र किया था उनके खिलाड़ियों के हवाले से कि बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं उनको कुछ तनकीद का सामना है। एक आध उनके कैप्टन है, फॉर्मर कैप्टन, उनकी वहाँ पर जलाया गया है, मुशर्रफी मुर्तज़ा का मेरा ख्याल है, और शकीबुल हसन तनकीद की ज़द में है। यूँ जो कि सियासी चीज़ें हैं, क्रिकेटर्स जो हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि वो वहाँ पर महफूज रहें, अच्छे तरीके से रहें, और उनकी जो ज़िंदगी है बांग्लादेश के लोगों की वो जल्द अज जल्द मामूल पर आए। और अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कुछ शायद वहाँ पर चीज़ें मामूल की तरफ आने की तरफ चल पड़ी हैं। अल्लाह करे कि आए और उनकी टीम पाकिस्तान आए, अच्छी क्रिकेट खेलें, और वो इस मुश्किल वक्त में, हम ये तो नहीं कह सकते उनको कि टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान से जीत के जाएं, अपनी कौम को खुशियाँ दें, अच्छी क्रिकेट खेलें। वैसे हमारे खिलाड़ी बहुत रहम दिल हैं, वो पूरा मौका देते हैं खुशियाँ मनाने का दूसरों को। ऐसे ये हो चुका है पहले भी। 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा था उनसे, और वर्ल्ड कप का मैच, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कहा था कि हमें इसका मैच हारने का दुख नहीं है क्योंकि हम अपने भाइयों से आ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि हसीना वाजिद साहबा ने उसके बाद क्या बयान दिया था, वो तारीख़ का हिस्सा, वो दोहराना नहीं चाहता मैं,
लेकिन इसके अलावा भी 2012 में 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान और मेरा ख्याल है 2012 का एशिया कप था, पाकिस्तान और बांग्लादेश का फ़ाइनल हुआ था। तो पाकिस्तान वहाँ भी फ़ाइनल के मौका पर पाकिस्तान जीता था। एजाज़ चीमा ने मेरा ख्याल 9-10 रन से आखिरी ओवर में उनका दिफा किया था। तो उस वक्त की जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म थी वो मौजूद थी, उसमें उन्होंने इख्तितामी तकरीब में शिरकत करना थी। लेकिन पाकिस्तान जब जीता है तो मेरा ख़्याल है कि वो छोड़कर चली गई थी और उन्होंने उस तकरीब में शिरकत नहीं की थी। मेरा ख़्याल है कुछ इस किस्म का वाक़या था। यार बहुत सारी हिस्ट्री है बांग्लादेश और पाकिस्तान की। हाफिज़ साहब, आई एम अबाउट टू रैप अप द शो, लेकिन एक और चीज़ याद आ रही थी। कहते हैं जब बहुत सारे वादे होते हैं और जब फिर पूरे नहीं होते तो फिर आपको छोटी छोटी बातें याद आती रहती हैं। तो वो मुझे डिसिप्लिन वाली बात भी याद आ रही थी कि डिसिप्लिन पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी होगी। तो वो नज़र नहीं आया, उसका थोड़ा थोड़ा दुख मेरे दिल में हो रहा है। उसका आप इसको कर दें, वो जो था उनको कहा आपने कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस, ठीक है, जो पसंद नहीं होगा उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, और जो आपको पसंद है उसके लिए। अब डिसिप्लिन को ये सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर देना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन कैसे मेक श्योर होगा, मतलब उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्या है डिसिप्लिन की, वो आप बता देना। यही बात है कि आप बता दें कि ये चीज़ें तय थी, फ़लाँ खिलाड़ी ने इसकी खिलाफ वर्जी की है तो ये वायलेशन है इसकी।